जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा अच्छा से जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है। फुल डिटेल्स जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा इस सेशन को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जो हम लोग का 450 टारगेट है उसको कैसे भी अचीव करेंगे हम लोग। तो आप अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का, ये सोशल साइंस में मतलब 5 बुक होते हैं। इसमें से ये पहला होता है हिस्ट्री। इसमें चैप्टर नंबर ये 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के। ये एक नया अंदाज होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे हम आपको इस वीडियो को। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो ये हमारे क्या बोलते हैं, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का पीडीएफ हम लोग ओपन कर चुके हैं। देखिए सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद, रियल एजुकेशन क्लास 10th के द्वारा इसको कराया जाएगा। बच्चों सबसे हम लोग एक खास बात है हमारे चैनल की, हमारी टीम की, ये जो खास बात है हम लोग की वो क्या है, नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप करें। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सिर्फ आपको फ्री में, एक भी पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। और देखिए हम लोग के जो भी है ना वो 90% लर्नने की पूरी गारंटी रहती है। बोर्ड एग्जाम में हमारे पीडीएफ से 90% क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना रहती है। चलिए, तो आप सभी इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक, उसे ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, और आप जल्दी से ज्वाइन होके पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, फ्री में, सिर्फ फ्री में मिल रहा है। आइए दोस्तों, अब हमें स्टार्ट करते हैं। पहले तो चैप्टर का नाम आप जान लीजिए, चैप्टर 1 है ये, और यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजधानी और मानसिक दुनिया के अनेक परिवर्तन किया। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन क्या किया है, परिवर्तन किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन किए हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है और राष्ट्रवाद का विचार क्या था, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो बताइएगा। 1889 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फिर है फ्रांसीसी क्रांति द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या किए गए थे, कदम उठाए गए थे। आइए ये पॉइंट वाइज बताए हैं हम, ये इसको थोड़ा सा साइड कर, हाँ ये देखिए पॉइंट वाइज। फर्स्ट है ले पेट्रिया और ले कीटोन के विचार। ले पेट्रिया और ले कीटोन के विचार हैं। फिर है नया फ्रांसीसी झंडा। फिर स्टेट्स जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। क्या किया गया था दोस्तों, जो स्टेट्स जनरल थे उनको चुना गया और उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर नई स्तुतियों की रुचि गई और शपथ ली गई। केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था प्रणाली, आंतरिक
फिर आंतरिक आयात नियम शुल्क समाप्त कर दिए। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। फ्रांसीसी को कैसे लोगों की भाषा बनाई गई? आम लोगों की। ये 8 पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। 2 4 6 8 कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में आपको ये बताया गया है। 5 नंबर का ये आता है, ठीक है ना दोस्तों। 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर आपका इस यहाँ से क्लियर हो गया। ये अब जानेंगे नेपोलियन के बारे में, ठीक है ना। ये नेपोलियन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहले देखिए, फ्रांस में 1899 से 1815 तक का शासन हुआ था। 1899 के प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। 1804 के नागरिक साहित्य अथवा नेपोलियन की साहित्य क्या किया था? नेपोलियन क्या किया था? 1899 से 1815 तक क्या किया था? शासन। 1799 से 1815 तक शासन किया था। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्या प्रथम राजदूत बन गया था और पूर्ण अधिकार, पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर 1804 की नागरिक साहित्य अथवा नेपोलियन की संहिता। इसमें भी कुछ पॉइंट वाइज है आपका क्वेश्चन। पहला है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों को भू दास्तों और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। फिर यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया गया। क्या किया गया? यातायात और प्रणाली में सुधार किया गया, चेंज मतलब किया गया। लास्ट पॉइंट है, नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्र छीन ली। क्या किया था? राजनीतिक स्वतंत्र था लोगों की, वो छीन ली। करों में वृद्धि की, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। ये लोगों को क्या कर दिया था? सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब कैसे भी आपको सेना में शामिल होना ही होना है, इस बात पर वो क्या कर दिया था? सबको मजबूर कर दिया था। फिर है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ था? सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं था। सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र क्या था? कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अलग अलग, जैसे गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती, फिर तमिल में रहने तेलुगु, फिर केरल में कर्नाटक कन्नड़, ऐसे ही बोला करते थे, भाषाएं अलग अलग सब लोग। उदाहरण है, हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं का बोलते थे। गलीशिया के कुलीन वर्ग पिलिश भाषा बोलते थे। गुलिनिया के कुलीन वर्ग कैसे भाषा बोलते थे? पिलिश भाषा बोलते थे। फिर आगे है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। जानेंगे हम लोग कुलीन वर्ग के बारे में और नया मध्य वर्ग जो है उसके बारे में। देखिए, पहले कुलीन वर्ग के बारे में, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है? सामाजिक, समाज से, और राजनीतिक मतलब कानूनी तौर पे भूमि का मालिक को क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था और बोलचाल में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। आपस में क्या? वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था और फ्रेंच भाषा का यह प्रयोग करते थे। जनसंख्या की दृष्टि से यह समूह छोटा था। जनसंख्या की दृष्टि से क्या था? यह समूह छोटा था। फिर है किसान।
किसान, अधिकांश जनसंख्या था, ठीक है ना। मध्य वर्ग, कस्बों के विकास और वाणिज्य वर्गों के उदय उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा। सेकेंड पॉइंट है शिक्षित और उत्तरदायी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिला। आगे है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे पूछ रहा है। नहीं, उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानूनी पक्ष बराबरी खड़ा था, बराबरी लिए खड़ा था। जो उदारवादी राष्ट्र होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के कानूनी और आज़ादी दोनों पक्ष में क्या बराबरी के हिसाब से खड़ा रहता है। किसी के मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब कानूनी तौर पे ज़्यादा इधर उधर, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वल था, ठीक है ना, बराबरी के बराबर में खड़ा रहता था। इसका कुछ पॉइंट है, जान लेते हैं पॉइंट के बारे में। पहला है निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेषाधिकारों की संपत्ति। संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों में की मुक्ति और चीजी और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने की पक्ष में था। क्या था, प्रतिबंध। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों में मुक्ति और चीज़ों और पूंजीवाद के आगमन पर लगाए गए प्रतिबंधों को राज्य क्या था, ये समाप्त करने के पक्ष में था। समाप्त करने के पक्ष में क्या था, ये खड़ा था। फिर आगे है जुलवरीन एक सीमा शुल्क संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया था। मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को बढ़ावा दिया। गतिशीलता के प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया, रेल को बढ़ावा दिया था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 के बाद क्या हुआ था, एक नया रूढ़िवाद हुआ था, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने के समक्ष है। नेपोलियन के द्वारा क्या किया गया, नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों को यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों के लिए मजबूत बनाने का ये क्या है, तरीका है, सक्षम है। लोग ऐसा मान रहे थे नेपोलियन को। 1815 की विन्या की संधि क्या है, 1815 की विन्या की संधि लड़ाई है। आगे है फ्रांस में बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। फिर आगे जर्मन परिसंघ को बरकरार कर रखा गया। जर्मन परिसर को क्या बरकरार मतलब लगातार जारी रखा गया था। फिर इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राज्यों को बहाल करना था। इसका मुख्य कारण क्या था, नेपोलियन द्वारा बर्खास्तों को किए गए राजतंत्रों को बहाल करना था। फिर एक क्रांतिकारी के बारे में आइए जानते हैं। विन्या कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता। क्या कह रहा है दोस्तों क्रांतिकारी में,
कि वीनिया कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता। फिर है ज्यूसेपी मैत्सिनी। ज्यूसेपी मैत्सिनी के बारे में बताया गया है। 1807 में जिनेवा में पैदा हुआ। कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य रहा। मार्सेई में युवा इटली एवं बर्न में यंग यूरोप की स्थापना। एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली का एकीकरण पर विश्वास किया गया। एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली का क्या किया गया था? इटली पर विश्वास किया गया था। क्रांतियों की आयु 1830 से क्या 1848 तक कैसी रही थी, ये इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 है फ्रांस में जुलाई 1830 में पूर्व राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। फ्रांस में जुलाई 1830 में क्या किया गया था? पूर्व राजाओं को उखाड़ फेंका था, उन्हें फेंक दिया गया था और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था। दूसरा है बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। क्या है? बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से क्या हो गया था? ये अलग हो गया था। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीक जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ किया। 4 नंबर पॉइंट क्रिस्तुनिया का संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या कर दिया था? 1832 ईस्वी में मान्यता दे ही दिया। जाके रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में जानते हैं। ये पहला पॉइंट है एक सांस्कृतिक आंदोलन जिससे राष्ट्रवाद की भावना के एक विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमांडना का आलोचना की गई और उसी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और सदस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रवादी भावनाओं पर भी जोर दिया गया था। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की। फिर भूख, कठिनाइयाँ और जन्म का विद्रोह मतलब जन्म होने वाला क्या क्या बाधाएं हुई थी। फर्स्ट पॉइंट है आपका अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरी ढूंढने वाले अधिक थे। क्या है? अधिकांश देश में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरी ढूंढने वाले अधिक थे। नौकरी ढूंढने वाले क्या थे? बहुत ही ज़्यादा थे व्यक्ति उस टाइम। ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगे। जो गांव में रहते थे वो शहर जाके क्या कर दिए? एक मतलब थोड़ा अच्छा खासा झोपड़ी में रहने लगे। फिर खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ाने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों की व्यापक गरीबी फैल जाती है। गरीबी क्या हो जाती है? फैल जाती है। फिर आगे है वर्ष 1848 में यूरोप पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए
और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। वर्ष 1848 में क्या हुआ था दोस्तों, पेरिस के लोग सड़क पर उतर गए थे। मतलब पेरिस के लोग क्या हुए थे 1848 में, सड़क पर आ गए थे, और जो लुई फिलिप्स था उसको भगाने पर क्या कर दिए लोग, मजबूर कर दिए। नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित किया। नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक क्या किया, गणराज्य घोषित कर दिया गया। वर्ष 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर आगे है 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग ने किया। इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया था। संविधानवाद की मांग को क्या कर दिया था, राष्ट्रवाद की एकता के साथ क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, कनेक्ट कर दिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 1831 निर्वाचन सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल की चर्चा आयोजित किया और जर्मन राष्ट्र के लिए एक क्या किया था, संविधान का मसौदा तैयार किया। एक संविधान का क्या किया, मसौदा, मतलब संविधान बनाने के लिए एक तैयार कर दिया। यह पर्शिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, क्योंकि श्रमिक मजदूर और महिलाओं का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। श्रमिक महिलाओं और मजदूरों को क्या कर दिया गया था, कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। फिर आगे है 3 नंबर पॉइंट, इन्होंने अंकुश राजतंत्रों को कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। बुदाल और बंधुओं श्रम को समाप्त कर दिया गया था। बंधुओं श्रम को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। फिर हंगरी को अधिक सहायता दी गई। हंगरी को अधिक क्या की गई, सहायता दी गई थी, अधिक सहायता दी गई। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और क्या है, इटली का निर्माण। पहले है जर्मनी। पहले जर्मनी के बारे में हम लोग जानेंगे। जर्मनी का निर्माण कब हुआ था। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ओटो वैन बिस्मार्क ने राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व, मतलब नारा लगाया था। 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध में पर्शिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्ष के बाद क्या हुआ था, 7 वर्ष के दौरान 3 युद्धों में पर्शिया की जीत हुई और एकीकरण प्रक्रिया को क्या पूरा हो गया था। प्रशा के कैसर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य को नेतृत्व किया। क्या किया, नेतृत्व मतलब बनाया। फिर आगे है इटली की कहानी। अब आइए अब हम लोग इटली के बारे में जानते हैं। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। आगे है, जिनमें से केवल एक सर्दिनिया पिनमास्ट पर इतालवी राजघराने का शासक था। दूसरा है जियुसेप्पे मित्सिनी के द्वारा एकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था।
लेकिन यह असफल रहा। क्या था ये? असफल। पॉइंट नंबर 3 है, मंत्री मुख्य कैवोर ने यूसेफ गैरिबाल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। 1861 में विक्टर एमानुएल ने द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। 1861 में क्या कर दिया था? इटली का राजा को, इमानुएल द्वितीय को, एकीकृत इटली का राजा को क्या कर दिया? इटली के राजा को मतलब घोषित कर दिया गया था कि आप इटली का राजा हैं। जब आगे देखते हैं, आगे है ब्रिटेन का अजीब दास्तान। ब्रिटेन का क्या है? अजीब दास्तान है। इसके बारे में जानते हैं, ब्रिटेन का अजीब दास्तान। ये पॉइंट वाइज पूरा जानते हैं। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। कितना में दोस्तों? 1888 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? एक राष्ट्र का निर्माण हुआ था जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। सेकेंड पॉइंट है आपका, अंग्रेजों संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली थी। अंग्रेजों संसद ने क्या कर दी थी? राजशाही से ताकत छीन ली थी। फिर यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। 1707 में परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट मतलब ब्रिटेन का गठन हो गया था। आगे देखते हैं, असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। फिर पॉइंट नंबर 5, नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृत का प्रचार प्रसार किया गया था। संस्कृत और प्रमुख एंग्लो संस्कृत का प्रचार किया था। अब राष्ट्रवाद की दृष्टि कल्पना, राष्ट्रवाद की देखने की कल्पना कैसी है, क्या करती है? आइए, राष्ट्र को महिलाओं से आकृति रूपक के रूप में चित्रण किया गया था। ये महिलाओं के रूप में क्या किया गया था? चित्रण किया गया, बताया गया था। राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिलाओं के लिए नहीं थी, बल्कि उसने राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप देने का प्रयास किया था। ठोस रूप देने का क्या किया था? प्रयास किया था। आगे है, फ्रांस में मारियान और जर्मन में जर्मनिया का राष्ट्र का रूप माना गया है। फ्रांस में मरियान और जर्मन में क्या? जरियान का राष्ट्र रूप माना गया है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। क्या है दोस्तों लास्ट टॉपिक? तो राष्ट्रवाद और समाजवाद। राष्ट्रवाद और समाजवाद में अंतर पूछा गया, या फिर मतलब क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट, बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिका, बुल्गारिया या फिर अल्बानिया, ग्रीक, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया जर्गोविना या फिर साविया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। फिर है, बाल्कन भौगोलिक और जातीय विविधता का एक क्षेत्र था, वो जो क्या हो गया था? जो ओस्टमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो क्या था? ओटोमन साम्राज्य के राज्य में क्या था? वो नियंत्रित था, मतलब उसके बिना परमिशन को क्या ले जाना बहुत ही
मुश्किल था। साम्राज्य में क्या हुआ था, नियंत्रित में था। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफी विस्फोट हो गई थी। ऑटन राष्ट्रवाद के विचारों, देखो ऑटन यूरोप राष्ट्रवाद के विचार देखिए, रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटो साम्राज्य के विचारों के बीच क्या विघटन की स्थिति काफी विस्फोट हो गई थी, काफी बढ़ गई थी। फिर बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते हैं। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते हैं और प्रत्येक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। और जो प्रत्येक राज्य था वो क्या करना चाहता था, इलाका को हथियाना, मतलब इलाका को अपने कब्जे में करना चाहता था। फिर आगे यूरोपीय शक्तियाँ भी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। नियंत्रण बढ़ाने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। फिर इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और अंत में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, मतलब बुक के बारे में, ये पूरा बुक का ही था, ठीक है ना, बुक से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हम इसको आप करा दिए हैं एकदम नए अंदाज में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे और आपको ये पसंद भी आया होगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 85 398 71 728। इस नंबर पर आप मैसेज करके कहिए सर हमको PDF नोट्स चाहिए, हम आपको PDF नोट्स क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।